बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछले लेक्चर में हमने डिटेल से मिनिमम स्पैनिंग ट्री के बारे में पढ़ा था और हमने उसको प्रिम्स एल्गोरिथम से फाइंड आउट करके देखा था। और उसी लेक्चर में हमने ये भी देखा था कि एक सेकंड एल्गोरिथम क्रिस्कल एल्गोरिथम के नाम से है जो कि मिनिमम स्पैनिंग ट्री फाइंड आउट कर सकता है। तो इस लेक्चर में हमने इस एल्गोरिथम की वर्किंग देखनी है। So this algorithm is used to find a minimum cost spanning tree या minimum spanning tree for connected weighted undirected graph। ये भी हमने प्रिंस एल्गोरिथम के लेक्चर में देखा था कि मिनिमम स्पैनिंग ट्री आप किस तरह के ग्राफ में फाइंड आउट करते हैं। जो अनडायरेक्टेड हो, ये आपको नीचे नजर आ रहा है, ये अनडायरेक्टेड है। जो कनेक्टेड हो, ये कनेक्टेड भी है क्योंकि तमाम नोड इसकी आपस में कनेक्टेड है, कोई नोड जो है आइसोलेटेड नहीं है। और ये वेटेड भी है क्योंकि हर एज के ऊपर आपको वेट नजर आ रहा है। सो दिस ग्राफ इज एन अनडायरेक्टेड कनेक्टेड वेटेड ग्राफ जिसके ऊपर हम क्रिस्कल एल्गोरिथम अप्लाई करके मिनिमम स्पैनिंग ट्री फाइंड आउट करेंगे। और इस एल्गोरिथम को चूंकि जोसेफ क्रिस्कल ने इंट्रोड्यूस कराया था इसलिए इसी के नाम पे है। तो अगर हम इस ग्राफ से एक रिजल्टेंट जो मिनिमम स्पैनिंग ट्री बना सकते हैं वो ये आपको नजर आ रहा है, यानी कि तमाम के तमाम वर्टिसेस जो हैं वो आपस में कनेक्टेड हैं इस ट्री में। और इसको ट्री क्यों कहते हैं? ट्री इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें फर्स्ट या लास्ट नोड कभी भी सेम नहीं हो सकती, यानी साइकिल नहीं बन सकती। ठीक है। सो ये आपके तमाम जो नोड्स हैं आपस में कनेक्ट हो रहे हैं और ये मिनिमम वेट्स के साथ कनेक्ट हो रही हैं। सो इट इज़ अ स्पैनिंग ट्री बिकॉज इट कनेक्ट्स ऑल वर्टिसेस विदाउट लूप्स, यानी कहीं भी लूप नहीं बन रहा है, यानी साइकिल्स नहीं बन रही हैं। तो इसलिए इसको ग्राफ की बजाय ट्री इस वजह से कहते हैं, वरना आप इसको सब ग्राफ भी कह सकते हैं। ठीक है, ये सब ग्राफ है इस ग्राफ का। तो हम दोबारा रिकॉल कर लेते हैं कि हमने स्पैनिंग ट्री की क्या प्रॉपर्टीज पढ़ी थी कि स्पैनिंग ट्री या स्पैनिंग सब ग्राफ वो होता है जो कि किसी ग्राफ की तमाम वर्टिसेस को आपस में कनेक्ट करता है मिनिमम वेट्स के साथ। और ये मस्ट होता है कि उसमें कोई भी साइकिल ना आए, यानी कोई भी लूप ना आए, ये मस्ट होता है स्पैनिंग ट्री में। सो दिस इज अ स्पैनिंग ट्री विच इज फुलफिलिंग ऑल द कंडीशन एंड ट्री वेट इज मिनिमम ऑफ ऑल पॉसिबिलिटीज। और जितने इसके स्पैनिंग ट्री बन सकते थे, और हमने ये भी पढ़ा था प्रिम्स एल्गोरिथम के लेक्चर में कि आपके एक ग्राफ के एक से ज़्यादा स्पैनिंग ट्रीज बन सकते हैं, यानी ये जो ए बी सी डी इस तरह से कनेक्टेड है, ये किसी और तरीके से भी कनेक्ट हो सकते हैं। तो इसमें इस ग्राफ से एक से ज़्यादा स्पैनिंग ट्रीज बन सकते हैं, लेकिन हमने कौन सा वाला मिनिमम स्पैनिंग ट्री होगा जिसके एजेस के वेट्स को अगर हम सम करें तो वो मिनिमम हो। तो ये जो हमने बनाया है यहाँ पे, ये इसका मिनिमम स्पैनिंग ट्री है। तो हम ये देखते हैं कि ये एल्गोरिथम किस तरीके से करके हमें मिनिमम स्पैनिंग ट्री देता है। इसमें जो हम फंक्शन कॉल्स आप कह लें या स्टेटमेंट्स कह लें जो हम यूज़ करेंगे, वो सेट से रिलेटेड हैं, जो कि मैथ की एक चीज़ है। तो अ डिसजॉइंट सेट इज द डेटा स्ट्रक्चर वी कीप्स ट्रैक ऑफ ऑल द एलिमेंट दैट आर सेपरेटेड बाय नंबर ऑफ डिसजॉइंट, यानी कि नॉट कनेक्टेड सबसेट। नॉट कनेक्टेड सबसेट एक्चुअली इसका मतलब ये है कि वही है कि आपकी जो है साइकिल जो है वो नहीं बन सकती। ठीक है। तो हम कौन से 3 यूजफुल ऑपरेशन यहाँ पे देखेंगे। एक है मेक सेट एक्स। मेक सेट का जो फंक्शन होगा या स्टेटमेंट होगी वो एक न्यू सेट बनाएगा एक सिंगल एलिमेंट एक्स के साथ, यानी ये जो एक्स है जो भी हम एलिमेंट देंगे उसके साथ एक सेट बना देगा जिस तरह हम मैथ में बनाते हैं। ठीक है। और सेट का आपको पता है ऐसी चीज जो कि आपकी करली ब्रैकेट्स में इनक्लोज होती है। और यूनियन ऑफ टू सेट्स का मतलब ये होगा कि वो जो दोनों सेट्स होंगे उनको मर्ज करके एक सेट बना देगा। फॉर एग्जाम्पल अगर S1 और S2 दो सेट्स हैं तो इनको मर्ज करके यानी यूनियन करके इनको एक सेट में दोनों के एलिमेंट्स जो है वो रख देगा। और फाइंड सेट एक्स का मतलब ये है कि जो सेट्स एग्जिस्ट कर रहे होंगे उनमें से फाइंड करेगा कि वो एलिमेंट एक्स जो है वो किस वाले सेट में है। तो इसका मतलब ये है कि हम ये 3 स्टेटमेंट्स या 3 फंक्शन कॉल जो है वो क्रुक्सल एल्गोरिथम में इस्तेमाल करेंगे। मेक सेट मीन कि आप सेट बनाएंगे किसी एलिमेंट के साथ, यानी वो एलिमेंट जो है उसका एक सेट बन जाएगा। और जो दो बने हुए कोई सेट्स होंगे उनको आप यूनियन करेंगे यानी मिला देंगे। और फाइंड सेट एक्स का मतलब है कि आप किसी एलिमेंट को देंगे जो डेफिनेटली हम यहाँ पे ग्राफ में काम कर रहे हैं तो हम कोई वर्टेक्स देंगे तो हम ये फाइंड आउट करेंगे कि वो किस सेट में लाई करती है। ठीक है। तो ये हमने 3 स्टेटमेंट जो है वो यूज करने हैं।
तो इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हम कहते हैं मेक सेट एक्स, ठीक है। तो इसका मतलब है अगर एक्स 1 था तो जो इसका सेट बना है वो है S1, अगर एक्स 2 था तो उसका सेट बनाया S2, अगर 3 था तो उसका सेट बनाया S3, ठीक है। तो मेक सेट 1, मेक सेट 2, मेक सेट 3 क्रिएट्स न्यू सेट S1, S2 एंड S3। या दूसरे लफ्जों में आप ये कह सकते हैं कि S1 एक ऐसा सेट है जिसमें 1 है, S2 एक ऐसा सेट है जिसमें 2 है, S3 एक ऐसा सेट है जिसमें 3 है। फिर हम जैसे अभी हमने कहा यूनियन का क्या मतलब है कि अगर दो सेट्स को हम आपस में मिलाएं, अब ये S1 और S2, इसमें 1 और 2 हैं, तो इनको अगर आप मिलाएंगे तो एक नया सेट बनाएंगे जिसका नाम हमने क्या रखा है S4, और ये आपके 1 और 2 जो है ये यूनियन हो गए हैं या मर्ज हो गए हैं। तो दो सेट्स S1 और S2 के एलिमेंट्स को आपने मर्ज किया है एक जगह पे और आपने उस सेट का नाम क्या रखा है S4। सिमिलरली फाइंड सेट एस का मतलब है कि आपने x दिया है कि x जो है वो किस सेट में है, तो आपने यहाँ पे x की वैल्यू क्या दी है 2, कि 2 किस सेट में है, ठीक है। तो वो आप यहाँ S4 में देख सकते हैं कि 2 जो है S4 में, डेफिनेटली S2 में भी है, ठीक है। तो 2 कहाँ पे है आप वो सेट बताएंगे। क्रुस्कल एल्गोरिथम का सीडोकोड इस तरह से है कि हमने प्रिम्स एल्गोरिथम में भी ये देखा था कि एज का जो लफ्ज़ है वो हम स्पेनिंग ट्री के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो इनिशियली अभी स्पेनिंग ट्री में कुछ नहीं है, ये नल है, और आप उसी तरह से हर वर्टेक्स पे जाएंगे, इस हर वर्टेक्स जो कि टोटल सेट ऑफ वर्टेसेस ग्राफ की हैं, एक एक वर्टेक्स को लेंगे, उसका आप सेट बनाएंगे, ठीक है। और उसके बाद आप एजेस को सॉर्ट करेंगे, जितने भी एजेस एग्जिस्ट कर रहे होंगे उनको सॉर्ट करेंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी सबसे जो स्मॉलर एज होगा उसको पहले लिखेंगे, उससे ग्रेटर उसके बाद लिखेंगे, यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर में आप लिखेंगे, ठीक है। और उसके बाद जो जो भी एक एज आपका ऊपर से आएगा फर्स्ट टाइम से जो आपने सॉर्ट किया, तो एक एक एज आप लेंगे फॉर ईच V1 V2। V1 V2 का क्या मतलब है, V1 से एज शुरू होता है और V2 तक जाता है, और हर एज जो है वो आपका कैपिटल E यानी सेट ऑफ एजेस को बिलोंग कर रहा है। तो आपने एक एक एज लेना है और आपने देखना है कि आपकी वो जो वर्टेक्स V1 है जहाँ से एज जा रहा है वर्टेक्स V2 की तरफ, तो वो दोनों वर्टेसेस किस सेट में वो लाई करती हैं, यानी आपने उनका सेट ढूंढना है। और आपने जब वो सेट ढूंढ लेना है तो आपने उसको स्पेनिंग ट्री में शामिल कर लेना है, यूनियन कर लेना है, ठीक है। आपने यूनियन करके यानी ये वाली चीज़ आपने करनी है, यानी आपने स्पेनिंग ट्री बनाते जाना है एक एक करके। पहले वो एम्प्टी था तो आपने हर वर्टेक्स का सेट बना लिया, फिर आपने जो एजेस थे उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर लिया, एक एक एज आपने उठाया और आपने ये देखा कि वो एज जो है जिस वर्टेक्स से जा रहा है वो वर्टेक्स किस सेट में लाई करती है, और जहाँ पे एंड हो रहा है वो वर्टेक्स किस सेट में लाई करती है। तो आपने वो एज जो है वो स्पेनिंग ट्री में आपने शामिल कर लेना है। और अगर ऐसा नहीं है, फाइंड सेट V1 इज नॉट इक्वल टू फाइंड सेट V2, तब आपने ये काम करना है। और अगर ऐसा नहीं है तो आपने उस एज को स्पेनिंग ट्री में शामिल नहीं करना, बल्कि सिंपली आपने उस एज को क्या कर देना है, रिमूव कर देना है। और जब आपका ये फॉर लूप कंप्लीट हो जाएगा, यानी आप तमाम एजेस को कर लेंगे, तो आपने वो स्पेनिंग ट्री यहाँ से क्या कर देना है, रिटर्न करा देना है। अब हम इस एल्गोरिथम को स्टेप बाय स्टेप करते हैं, ठीक है। ये आपके पास एक ग्राफ है जो कि अनडायरेक्टेड भी है, जो कि वेटेड भी है, जो कि कनेक्टेड भी है, ठीक है। और ये इसके सारे एजेस लिखे हुए हैं, A से B जो एज है वो 4 है, ये आपने रैंडमली अभी लिखे हैं, अभी हम इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमने नहीं किए। तो आपने सारे एजेस लिखे हैं, A से B 4 है, B से C इस तरह से 6 है, C से D जो है वो 3 है। तमाम एजेस आपने यहाँ पे लिस्ट कर दिए और आगे आपने उनके वेट्स लिख दिए, ठीक है। अब आपने सबसे पहला जो स्टेप क्रुस्कल एल्गोरिथम में है कि आपने स्पेनिंग ट्री, अभी आपके पास कोई इसमें एज नहीं है तो आपने कहा है कि ये इनिशियली नल है, दैट मीन कि आप उसको इस तरह से लिख सकते हैं, A इज इक्वल टू नल सेट, ठीक है। अब आपने एक एक वर्टेक्स को लेना है, तो आपने हर वर्टेक्स का आपने क्या बना दिया, सेट। ये आपको नजर आ रहा है, ये A वर्टेक्स का सेट है, यानी ये पहला सेट है जिसमें सिर्फ A है, ये दूसरी वर्टेक्स का सेट है, ये तीसरी वर्टेक्स का सेट। तो आपने 6 सेट्स बना लिए क्योंकि आपके पास इस वक्त 6 वर्टेसेस हैं। तो आपने हर वर्टेक्स का ये फॉर लूप चला के अपने तमाम वर्टेसेस के सेट्स बना लिए, और हर सेट में वो वही नोड है जिसका आपने सेट बनाया, यानी इस सेट में A है, इस सेट में B है, इस सेट में C है। तो टोटल देयर आर 6 सेट्स बिकॉज देयर आर 6 वर्टिसेस। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है कि आपने वो जो एजेस थे, दोबारा देखें, आपके जो एजेस थे ये आपने सॉर्ट कर लिए इंक्रीजिंग ऑर्डर से, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट ऑफ द एल्गोरिथम। जब आपने ये सॉर्ट कर लिए, अब आपने क्या करना है, एक एक एज लेना है, ठीक है। तो फर्स्ट एज आपका कौन सा है, ये वाला CF, जिसका वेट कितना है 1। आपने V1 और V2 का क्या मतलब है, V1 आपकी C है और V2 क्या है F, ठीक है। V1 आपकी C है और V2 क्या है F। तो आपने ये एज उठाया,
क्योंकि जाहिर है ये एज है क्योंकि ये कैपिटल ई को बिलोंग करता है। और आपने ये देखा है कि V1 क्या था सी और V2 क्या है एफ। तो आपने सी का सेट फाइंड आउट करना है और आपने एफ का सेट फाइंड आउट करना है। तो जो सी का सेट है वो ये वाला है, ये इस सेट में सी है, और जो आपका एफ है V2 उसका ये सेट है। तो आपने सेट फाइंड आउट कर लिए और आपने क्या देखना है कि ये दोनों सेट आपस में बराबर नहीं होने चाहिए, ये ज़रूरी है। तो ये बराबर नहीं है, इसमें सी है इसमें एफ है, इनके एलिमेंट्स सेम तो नहीं है, ठीक है। तो आपने जब सेट फाइंड आउट कर लिया तो आपने ये देखा है कि ये इक्वल नहीं होने चाहिए। इक्वल का क्या मतलब है कि सेम 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 सेट में ये दोनों नहीं होने चाहिए, ठीक है। यानी सी और एफ जो है वो सेम सेट में नहीं होने चाहिए, ठीक हो गई ये बात। तो आपने अगर ऐसा नहीं है कि सी एक अलग सेट में है एफ एक अलग सेट में, ये दोनों सेम सेट्स में नहीं है, तो आपने क्या किया, आपने इस एज को स्पेनिंग ट्री के साथ यूनियन करके पहला एज आपने स्पेनिंग ट्री में डाल दिया। ये आपको यहाँ से आपने इसको शेडेड भी कर लिया है और यहाँ से आपने इसको बता दिया कि स्पेनिंग ट्री में हमने पहला एज ले लिया जो कि कौन सा है सी से एफ, क्योंकि आपकी ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई थी कि आपके जो V1 और V2 था, जो सी और एफ था, वो सेम सेट में नहीं थे, वो डिफरेंट सेट्स में लाई कर रहे थे, ठीक है। तो जब आपने ये कर लिया तो इसका मतलब ये एल स्टेटमेंट तो नहीं चलेगी, ठीक है। ये यूनियन का, अब इस यूनियन का क्या मतलब है, ये आपने स्पेनिंग ट्री में डाल दिया। यूनियन का मतलब ये है कि आप इन दोनों को एक सेट में ले आए। वो जो सी, दोबारा देखें, ये जो आपका सी और एफ था, आपकी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है कि दोनों सेम सेट में नहीं है, तो आपने उसको स्पेनिंग ट्री में शामिल कर लिया है। अब आप इन दोनों को मिला के एक सेट बना लिया। अभी हमने पीछे यूनियन में पढ़ा था कि जब दोनों को मिलाते हैं तो एक सेट बन जाता है, तो आपने इन दोनों को मिला के एक सेट में डाल दिया। अब आपने कहा, आप ये भी कह सकते हैं कि यहाँ एफ के साथ सी क्यों नहीं आया, वो भी आप कर लेते, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था आपने, क्योंकि हम ये अल्फाबेटिकली अगर देखें तो हम कहते हैं पहले सी लिखते हैं फिर एफ लिखते हैं। ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब आपने वो ले लिया स्पेनिंग ट्री में तो आप उन दोनों को एक सेट में ले आए, ठीक है, यूनियन कर दें। इस यूनियन का क्या मतलब है कि आप स्पेनिंग ट्री जो नल था उसमें आप ले आए उसको, और इस यूनियन का क्या मतलब है कि आप उन दोनों को, वो जो आपने दो आपकी वर्टिसेस थी, उन दोनों को आप एक सेट में ले आए, ठीक है। एल्स पार्ट डेफिनेटली नहीं चलेगा। अब आप फिर अगले एज पे आ गए, नाउ यू विल टेक द सेकंड एज। फॉर लूप तो चल रहा है जब तक सारे एजेस हैं। सेकंड एज हमारे पास कौन सा वाला है, ये वाला ए एफ। ये आपको यहाँ से, अब ये चूंकि हो चुका है सी एफ तो ये आपने ग्रीन कर दिया, यहाँ पे भी ग्रीन है यहाँ पे भी ग्रीन है, इसका मतलब है ये स्पेनिंग ट्री में आ चुका है। अब नेक्स्ट जो एज था वो ब्लू है जो है ए एफ, ठीक है। और इंक्रीजिंग ऑर्डर में डेफिनेटली, क्योंकि आपका मिनिमम स्पेनिंग ट्री आपने बनाना है, स्मॉलेस्ट वेट के साथ आपने जो है ना ग्राफ का स्पेनिंग ट्री निकालना है। तो अब आपके पास जो नेक्स्ट एज है वो कौन सा है, ए एफ, जिसका वेट क्या है 2। वो आपने यहाँ पे भी ब्लू शेड कर दिया कि आप ये वाला एज आप ले रहे हैं, और यहाँ पे भी आपने कर दिया। दोबारा आप ये कंडीशन देखते हैं, अब आपका V1 जो है वो क्या है ए, और आपका V2 जो है वो क्या है एफ, ए और एफ। तो आपने फिर देखना है कि ए और एफ जो है कहीं सेम सेट में तो लाई नहीं कर रहे। तो आप देख रहे हैं कि ए एक अलग सेट में लाई कर रहा है और एफ एक अलग सेट में लाई कर रहा है। तो चूंकि दोनों के सेट सेम नहीं है तो आप इस को ले जाके स्पेनिंग ट्री में रख सकते हैं, मिनिमम स्पेनिंग ट्री में, ठीक है। इस एज को आप ले सकते हैं। जब आपने ये एज ले लिया तो इसका मतलब है आप इसको यहाँ से ग्रीन कर दें कि ये आपका सेकंड एज बन गया है मिनिमम स्पेनिंग ट्री का। और अगला काम क्या करना है कि आपने जो V1 V2 थे, जो ए अलग था, उसको आपने यूनियन कर देना उस वाले सेट के साथ जिसमें एफ था। तो वो ए जो है वो आपका इस सेट के साथ आ गया। अब यहाँ पे एक सेट में 3 वर्टिसेस आपको नजर आ रही है, ए सी एफ, ठीक है। दोबारा देखें, ए आपका यहाँ पे था, ये आपका V1 था, V2 आपका यहाँ पे है F। तो आपने दोनों को आपस में यूनियन करना है, तो इसका मतलब है ए भी आपका इस सेट में आ जाएगा। तो इस तरह से V1 और V2 दोनों यूनियन हो जाएंगे, और C पहले से है। तो अब इस सेट में 3 वर्टिसेस हैं, A C एंड F, और आपका ये वाला जो एज है ये मिनिमम स्पेनिंग ट्री में आ चुका है। एल्स नहीं चलेगा, डेफिनेटली दोबारा हम फॉर लूप पे जाएंगे। जब हम दोबारा फॉर लूप पे जाएंगे, नेक्स्ट एज आपके पास ये वाला है डी ई, जिसका वेट क्या है 2। यहाँ पे भी आपने ब्लू कर दिया, यहाँ पे भी ब्लू, क्योंकि आप ये एज ले रहे हैं। अब आप इस पे अगेन ये देख रहे हैं कि क्या आपका जो V1 है वो क्या है डी, और आपका V2 क्या है ई। तो क्या डी और ई अलग अलग सेट्स में लाई करते हैं, दे आर नॉट इन द सेम सेट। तो आपको नजर आ रहा है कि डी और ई जो है वो दोनों अलग अलग सेट्स में हैं। तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई। आप इसको
मिनिमम स्पैनिंग ट्री के साथ यूनियन करके इसको इसमें ला सकते हैं। और आप इन दोनों को भी आपस में, अब जो अगली स्टेटमेंट क्या है, यूनियन V1 V2, यानी इन दोनों वर्टिसेस को भी आपने यूनियन करना है। तो आपने एक सेट में इनको ले आया डी और ई, ठीक है। तो एल्स स्टेटमेंट अगेन नहीं चलेगी। दोबारा आप फॉर लूप में जाएंगे, नेक्स्ट एज आपने कौन सा उठाया है, और ये डी ई आपने यहाँ पे ग्रीन कर दिया था कि ये आपका मिनिमम स्पैनिंग ट्री में तीसरा एज इंक्लूड हो गया, बिकॉज सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई थी। नेक्स्ट एज आपने कौन सा लिया है, सी डी, जिसका वेट क्या है 3, ठीक है। तो सी डी को आपने यहाँ पे भी ब्लू किया कि आप ये एज आप कंसिडर कर रहे हैं, और आपने ये वाला भी लिया है, यहाँ से भी आपने ब्लू कर दिया है। अब आपका V1 क्या है, C, और आपका V2 क्या है, D। अगेन C और D क्या अलग अलग सेट्स में लाई करते हैं, आपको नजर आ रहा है कि C इस सेट में है और D जो है वो आपका इस सेट में है। तो इसका मतलब है V1 और V2 दोनों अलग अलग सेट्स में लाई कर रहे हैं। ये कंडीशन आपकी सेटिस्फाई है कि दे आर नॉट इन द सेम सेट। तो इसका मतलब है आप इस एज को भी ले सकते हैं और मिनिमम स्पैनिंग ट्री के सेट के साथ इसको यूनियन कर सकते हैं। ये आपने कर लिया, और आपने डेफिनेटली इन दोनों वर्टिसेस को भी आप यूनियन करना है नेक्स्ट स्टेप में। तो आप ये देखें, आपका जो सी था वो इधर था, आपका डी इधर था। तो इसका मतलब ये है कि अब आपने इस डी को यहाँ पे लेके आना है। तो आपका ACDEF, क्योंकि आपके दोबारा देखें, आपका जो डी और ई था वो एक अलग सेट में था। अब एक्चुअली आपका V1 C है और आपका V2 जो है वो D है। अब V1 यहाँ पे है और V2 यहाँ पे है। अब ऐसा तो नहीं आप कर सकते कि सिर्फ D को उठा के ले आए, ज़ाहिर है ये पूरा सेट है, आप पूरा सेट लाएंगे, ठीक है। तो इसलिए आप इसको उठा के जब वहां पे यूनियन करेंगे, इन दोनों सेट्स को यूनियन करेंगे, ठीक है। जब आप कहते हैं ना कि V1 और V2 को आपने यूनियन करना है, तो इसको आप अलग नहीं कर, आप कभी भी हमने मैथ में ये नहीं देखा कि आप एक सेट में एक एलिमेंट उठा के जो है उसको यूनियन कर दें। वो दो डिफरेंट सेट्स हैं, यूनियन होगी तो दोनों सेट्स की होगी। तो इसका मतलब है कि सिर्फ D नहीं आएगा, D और E दोनों आएंगे। तो ये आपका ACDEF ये एक सेट बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, अभी भी आपके एजेस अभी रहते हैं, तो दोबारा आपका फॉर लूप चलेगा। नेक्स्ट एज आपने कौन सा लिया है, AB, ठीक है। AB का वेट क्या है 4। तो जो आपका HCD शामिल हो गया था वो आपने यहाँ से ग्रीन भी कर दिया है कि ये आपका मिनिमम स्पैनिंग ट्री में फोर्थ एज आपने इंक्लूड कर लिया है। तो नेक्स्ट एज आपने अब कौन सा लिया इंक्रीजिंग ऑर्डर में, A से B, यानी जिसका वेट क्या है 4, ठीक है। तो आपने यहाँ पे भी इसको ब्लू किया है कि आपने ये एज कंसिडर किया है, और आपने यहाँ पे भी इसको ब्लू किया कि आपने ये वाला एज लिया है। अगेन योर V1 इज A एंड योर V2 इज B। तो अब आपने ये देखना है कि आपका जो A का सेट है और जो B का सेट है ये दोनों डिफरेंट होने चाहिए। V1 सेट इज नॉट इक्वल टू V2 सेट। तो आपको नजर आ रहा है कि A जो है वो आपका इस सेट में है और जो आपका B है वो आपका इस सेट में है, ठीक है। और ये क्लियर है कि दोनों के सेट्स जो हैं वो इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब ये है ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। तो आपने इस एज को, कौन सा वाला एज जो AB था, वो आपने मिनिमम स्पैनिंग ट्री के साथ जाके इसमें शामिल कर देना। ये आपको नजर आ रहा है, ठीक है। यहाँ से भी कलर ग्रीन हो गया है, यहाँ पे भी इसका आपने जो है कलर जो है वो ग्रीन करना है अगले स्टेप में, क्योंकि आपने ये वाला जो है वो शामिल कर लिया। आप देख रहे हैं ये ग्रीन कर लिया है क्योंकि आपने इन दोनों को यूनियन भी कर लिया। दोबारा देखें, आपका जो V1 था A वो यहाँ पे था, आपको जो V2 B था वो यहाँ पे था। आपने मिनिमम स्पैनिंग ट्री में भी इसको शामिल कर लिया A B को, और अब आपने क्या करना है कि आपने इन दोनों को आपस में यूनियन करना है। दैट मीन इन दोनों सेट्स को आपस में यूनियन करना है। तो जब आपने इसको यूनियन किया, आपका फॉर लूप कंप्लीट हुआ, तो आपका ये वाला एज ग्रीन हो गया कि ये आपका मिनिमम स्पैनिंग ट्री में शामिल हो गया। यहाँ से भी आपने इसको ग्रीन कर दिया कि ये आपने इंक्लूड कर लिया है। सो ग्रीन एक्चुअली शोज कि ये मिनिमम स्पैनिंग ट्री में आपने ये वाला एज ले लिया है, ठीक है। दोबारा चलते हैं लूप के ऊपर, क्योंकि एजेस तो अभी तक हैं। तो नेक्स्ट एज जो हम लेते हैं दैट इज FE वाला एज हमने उठाया, ठीक है, इन द लिस्ट ऑफ एजेस। तो हमने ब्लू किया, हम देखेंगे कि क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है या नहीं होती है। अब आपने इसको गौर से देखना है। आपका V1 जो है ना वो F है, और आपका V2 जो है वो क्या है, E है, ठीक है। और आपने क्या करना है कि जो V1 का सेट है और V2 का सेट है वो दोनों डिफरेंट होने चाहिए, सेम नहीं होने चाहिए। लेकिन आप ये देख रहे हैं कि F और E, V1 और V2 दोनों सेम सेट में लाई कर रहे हैं। तो जब ये दोनों सेम सेट में लाई कर रहे हैं, इसका मतलब है ये नॉट इक्वल टू नहीं इक्वल टू हो गया। तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं है। तो इसलिए आप इसको मिनिमम स्पैनिंग ट्री में नहीं ले सकते।
जब ये नहीं कर सकते तो फिर सारे यूनियन किसका बना है, तो ऑलरेडी यूनियन में एक ही सेट बना हुआ है। तो दिस कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड, दिस कंडीशन इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका जो V1 और V2 के सेट है वो डिफरेंट होने चाहिए। तो आपको नजर आ रहा है कि F और E जो है वो दोनों एक ही सेट के अंदर है, तो दैट मीन ये कंडीशन आपकी सेटिस्फाइड अगर नहीं है तो आपकी ये वाली जो दो स्टेटमेंट है ये नहीं चलेंगी, बल्कि आपकी कौन सी स्टेटमेंट चलेगी, यू विल रिमूव दिस एज फ्रॉम द मिनिमम स्पैनिंग ट्री। आप इसको शामिल नहीं करेंगे, कौन से वाले एज को, ये जो आपने FE लिया था, ठीक है। तो आपने ये इसलिए नहीं लेना क्योंकि ये सेम सेट में लाई करते हैं, और सेम सेट में लाई करने का मतलब ये है कि अगर आप इसको लेंगे तो ये आपकी साइकिल बन जाएगी, यानी ये आपकी देखें CFGEDC एक साइकिल बन जाएगी, जहां से भी शुरू करेंगे उसी नोड पे आप वापस आएंगे अगर आपने ये एज लिया तो। और अगर हमें याद हो तो स्पैनिंग ट्री की कंडीशन ये है कि उसमें साइकिल नहीं बननी चाहिए। तो वो साइकिल क्यों बनती है, क्योंकि वो सेम सेट में लाई करते हैं। तो बहुत सारे रीजंस हैं जो आपको पता होने चाहिए कि इसको क्यों नहीं आपने लेना है स्पैनिंग ट्री में, क्योंकि स्पैनिंग ट्री की कंडीशन ये है कि वो साइक्लिक नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब है आपकी एल्स पार्ट चलेगा, आपने ये वाला एज रिमूव करने का मतलब ये कि आपने इसको स्पैनिंग ट्री में इंक्लूड नहीं करना, ठीक है। तो रीजन अगेन लिखी हुई है, इज इन द सेम सेट। अब हमने इसका ये नहीं लिया तो इसको हमने रेड शेड कर लिया कि हमने ये वाला एज नहीं लिया, ठीक है। अब जो नेक्स्ट एज आपने, यानी आपकी ये रेड बता रहा है कि आपने ये वाली स्टेटमेंट चलाई है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट एज है वो आपके पास, ये अब आपका फाइनल हो गया है, फिर आपने रेड इसलिए किया कि आप इसको शामिल नहीं कर, देखिए यहाँ पे आपने इसको नहीं लिया है। नेक्स्ट एज कौन सा है, BF, ठीक है। BF को अगर आप देखें, ये है B और F जिसकी वैल्यू C है। आपने इसको ब्लू किया है कि आप बस इस एज पे देखने लगे हैं कि ये फाइंड सेट वाली कंडीशन सेटिस्फाइड है या नहीं। तो आप देखते हैं कि जो V1 है B और जो V2 है F, उनका सेट क्या डिफरेंट है, V1 B और V2 F, क्या B और F डिफरेंट सेट्स में है। आपको फिर नजर आता है कि B और F जो है वो सेम सेट में, B भी इसी सेट में है, F भी इसी सेट में, तो दे आर नॉट इन द डिफरेंट सेट। तो इसका मतलब है अगेन आपकी ये दोनों स्टेटमेंट नहीं चलेगी, आप इस एज को स्पैनिंग ट्री में नहीं ले सकते, तो आपकी ये वाली स्टेटमेंट चलेगी, यू विल नॉट कंसिडर दिस एज, मीन यू विल रिमूव दिस एज। इसको देख लेते हैं, आप इसको अगेन रेड करेंगे और रीजन क्या देंगे, इट इज इन द सेम सेट, और अगर आप इसको लेंगे तो ये आपकी साइकिल बनेगी, इसलिए आप इसको नहीं ले रहे। तो आपका कौन सा पार्ट चला, एल्स पार्ट चला, दैट मीन कि यू विल रिमूव दिस एज, विच एज, दिस इज BF जिसका वेट 5। अब आपका एक ही एज और रह गया, इसको भी देख लेते हैं। तो ये BF आपने नहीं लिया, ठीक है। नेक्स्ट एज जो आपका है वो कौन सा है, B से C तक, जिसका वेट क्या है 6, ये आपको नजर आ रहा है, ठीक है। अगेन देखते हैं कि V1 आपका B है और V2 आपका क्या है, C है। तो क्या V1 और V2 के सेट्स डिफरेंट हैं, तो आप देखते हैं क्या B और C के सेट्स डिफरेंट हैं, लेकिन जब आप आते हैं तो आप देखते हैं कि B और C जो है वो सेम सेट में लाई कर रहे हैं। तो इसका मतलब है फिर ये कंडीशन जो है वो आपकी सेटिस्फाई नहीं हुई कि फाइंड सेट V1 इज नॉट इक्वल टू फाइंड सेट V2, ये इक्वल है, दोनों सेम सेट में है। अगेन ये दो स्टेटमेंट नहीं चल सकती, ये वाली आप इसको मिनिमम स्पैनिंग ट्री में नहीं ले सकते इस एज को, और यूनियन भी आप नहीं कर सकते क्योंकि तो ऑलरेडी एक सेट बन गया सब यूनियन करके, ठीक है। तो अगेन अब आपकी दोबारा कौन सी वाली स्टेटमेंट चलेगी, एल्स, विच मीन दैट यू विल नॉट कंसिडर दिस एज, ठीक है। अगेन उसको रेड कर दिया कि आप इसको नहीं लेंगे, क्योंकि अगर आपने इसको लिया तो ये एक साइकिल आपको बनती हुई नजर आती है, ABCF अगेन A, तो आपने साइकिल नहीं बनानी है मिनिमम स्पैनिंग ट्री में। तो इसका मतलब है आपकी एल स्टेटमेंट चलेगी एंड यू विल नॉट कंसिडर दिस एज। तो सारे एजेस आपके कंप्लीट हो गए हैं, इसका मतलब है ये आपका मिनिमम स्पैनिंग ट्री है जो कि सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, साइकिल भी नहीं बन रही और तमाम के तमाम वर्टिसेस अपनी मिनिमम वेट्स के साथ एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। तो अगर हम इसका सम ऑफ वेट्स करें तो CF जो है वो 1 है, AF जो है वो आपका क्या है 2 है, DE आपका भी 2 है, DE 2 है, और आपका CD जो है वो 3 है, और आपका जो AB है वो क्या है 4 है। तो तमाम एजेस के वेट्स को अगर आप सम करें तो आपका जो टोटल वेट आता है वो 12, विच इज़ द मिनिमम वेट। यानी अगेन में हम ये कहेंगे कि इस ग्राफ से बहुत सारे स्पैनिंग ट्रीज बनते थे, लेकिन जो मिनिमम स्पैनिंग ट्री है जिसमें मिनिमम एजेस के साथ इस ग्राफ की वर्टिसेस कनेक्ट की गई हैं, उसका टोटल वेट जो है वो क्या आता है 12 आता है। सो क्रुस्कल इज अनदर एल्गोरिथम टू फाइंड द मिनिमम स्पैनिंग ट्री। अगर हम प्रिंस एल्गोरिथम से कर लें तो हम वेरिफिकेशन कर सकते हैं क्रुस्कल एल्गोरिथम से कि हमारा सेम वही मिनिमम स्पैनिंग ट्री आए। अगर हम क्रुस्कल से बना लें तो हम प्रिंस एल्गोरिथम से वेरीफाई कर सकते हैं।
अब जिस तरह हमने प्रिम्स एल्गोरिथम में टाइम कम्प्लेक्सिटी देखी थी, हम यहाँ पे इसकी भी टाइम कम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं। जब आप कहते हैं कि स्पैनिंग ट्री इज इक्वल टू नल, तो जाहिर है ये तो बिग ओ वन, क्योंकि आपकी ये एक स्टेटमेंट है तो ये बिग ओ वन यानी एक ही साइकिल में हो जाएगी, ठीक है। फिर ये फॉर लूप है जो कि तमाम वर्टिसेस के आप सेट्स बना रहे हैं, इसका मतलब है ऑल द वर्टिसेस। तो डेफिनेटली आप ऑल द वर्टिसेस मीन बिग बिग ओ वी, यानी आपने तमाम वर्टिसेस लेनी है। फिर आप कह रहे हैं कि आप सारे एजेस को सॉर्ट करते हैं इंक्रीजिंगली। अच्छा, क्योंकि तमाम एजेस हैं तो ई तो इसलिए हो गया। और लॉग ई क्यों है? क्योंकि वो जब आप सॉर्टिंग करते हैं और एक्सचेंज करते हैं तो कभी एक्सचेंज होगा कभी नहीं होगा, तो इसका मतलब है लॉग ऑफ ई है, यानी ई नहीं है, क्योंकि आप हर दफा तो एक्सचेंज नहीं करेंगे ना, कभी कोई एलिमेंट ऑलरेडी सॉर्टेड भी होंगे। तो जो आपका टाइम निकलेगा एक्सचेंज करने का वो आपका लॉग ऑफ ई में है, या दूसरे लफ्जों में आप सॉर्ट करने का भी कह सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हर दफा उनको खुद आपको मतलब वो एल्गोरिथम सॉर्ट करेगा, डेफिनेट कुछ ना कुछ सॉर्टेड भी होंगे। तो इसलिए सॉर्टिंग का टाइम है वो आपका लॉग ई है, और ई इसलिए कि आपने सारे एजेस पे जाना है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये बिग ओ ई लॉग ई हो गया। अब आपने जो अगला कोड लिखा था वो क्या था कि आपने एक एक एच को लेना है और आपने ये वाली कंडीशन उसके ऊपर टेस्ट करनी है। तो चूंकि आपने तमाम एजेस लेने हैं, अगेन ई, क्योंकि आपने सब एजेस के साथ करना है। और ये लॉग ऑफ वी क्यों है? क्योंकि आप एक कभी किसी एच को बीच में इंक्लूड करेंगे और कभी किसी एच को बीच में इंक्लूड नहीं करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि वो जो आपकी टोटल वर्टिसेस हैं उसका लॉग ऑफ ई बनेगा। आप लॉग ऑफ ई भी कह सकते हैं, लेकिन लॉग ऑफ वी इसलिए क्योंकि इस लूप में हम वर्टिसेस को ना बेसिकली कह रहे हैं, एजेस के साथ हम V1 V2 हम वर्टिसेस के ऊपर काम कर रहे हैं, तो इसलिए हम कहते हैं कि आप वर्टिसेस को शामिल करेंगे ना, इन अदर वर्ड एजेस हैं या वो ज़ाहिर है वो वर्टिसेस के दरमियान है, तो इसलिए आपने लॉग ई की बजाय यहाँ पे लॉग वी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। तो इसका मतलब ये है कि आपका जो है टोटल एक बिग ओ वन है जो कि आपके मिनिमम स्पैनिंग ट्री की नल स्टेटमेंट की असाइनमेंट है। फिर आपका ये फॉर लूप है जो आप हर वर्टिस का जो है वो सेट बनाते हैं, तो बिग ओ वी है क्योंकि आपने तमाम वर्टिसेस के लिए करना है। फिर आपने चूंकि तमाम एजेस को सॉर्ट करना है तो ई तो इसलिए है कि आपने तमाम एजेस लेने हैं। लॉग ऑफ ई इसलिए है कि कभी आप सॉर्टिंग उसमें होगी कभी नहीं होगी, जो ऑलरेडी सॉर्टेड होंगे उनको तो सॉर्ट नहीं करेंगे डेफिनेटली, तो लॉग ऑफ ई कुछ निकलता है सॉर्ट का टाइम। और फिर आपका ये फॉर लूप है जो आप एक एक एच पे जाते हैं, जब सारे एजेस को देखते हैं तो ई इसलिए है। और जो आपकी ये कंडीशन चलती है कभी एक सेटिफाई होती है कभी नहीं होती है, तो इसका मतलब है वो आपका लॉग ऑफ वी है। तो अगर हम इन सबको सम करें तो आपकी टाइम कम्प्लेक्सिटी बिग ओ वन प्लस बिग ओ वी प्लस बिग ओ ई लॉग ऑफ ई प्लस बिग ओ ई लॉग ऑफ ई, ये चारों यहाँ पे लिखी हुई हैं। अच्छा, दिस इज इक्वल टू दीज टू ओनली। अब ये दो क्यों ली हुई हैं इक्वल टू में, ये दोनों क्यों इग्नोर की हुई हैं? क्योंकि ये हमने टाइम कम्प्लेक्सिटी में ये पढ़ा था कि आप जो स्मॉलेस्ट टर्म्स होती हैं उनको आप इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि आपने वर्स लेना होता है या आपने सबसे जो लार्ज फिगर है वो लेनी होती है। तो इनको अगर हम इग्नोर भी कर देंगे वन और वी को तो इससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप वो वाली दो टर्म्स ले रहे हैं जो कि बिग ओ वन और बिग ओ वी से जो है वो ग्रेटर है, ठीक है ना। मतलब बिग ओ वी का मतलब सिर्फ वर्टिसेस, इसमें तो ये है कि एजेस भी है लॉग ऑफ ई भी है, इसमें यह है कि एजेस भी है लॉग ऑफ ई भी, तो ये दोनों टर्म इनसे बड़ी हैं, तो आप स्मॉलर टर्म को इग्नोर करके सिर्फ आप ये लार्जेस्ट टर्म लिखते हैं। अच्छा, अब इसको किस तरीके से सॉल्व करना है, क्योंकि ये आपने एक इससे निकालनी है स्टेटमेंट। तो आप ये कहते हैं कि सिंस जो आपके सारे एजेस होते हैं वो लेस देन इक्वल टू वी स्क्वायर होते हैं, यानी जितनी वर्टिसेस हैं अगर आप उसका स्क्वायर ले लें तो वो जो आपके एजेस होंगे वो डेफिनेटली या वी स्क्वायर से लेस होंगे या इक्वल होंगे, कभी भी उससे ज्यादा नहीं, क्योंकि आप वर्टिसेस का स्क्वायर ले रहे हैं, ठीक है। तो सिंस दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। अच्छा, इसका ये वैसे एक्चुअली कहाँ से आई है? ये आपके डायरेक्टेड ग्राफ से है, क्योंकि डायरेक्टेड ग्राफ आपको क्या कहता है कि आपका एक साइड पे भी एज होता है और दूसरी साइड पे भी, तो अगर आप सारे वर्टिसेस के दोनों तरफ के एजेस कर दें तो वो आपका डेफिनेटली वी स्क्वायर जो है वो हो जाता है। तो आपके इसलिए कह रहे हैं कि आपके तमाम एजेस जो होते हैं ये लेस देन इक्वल टू वी स्क्वायर होते हैं, कभी भी इससे ज़्यादा नहीं आ सकते। तो अगर हम इस पे लॉग अप्लाई करते हैं तो ये होगा लॉग ऑफ वी इज इक्वल टू लॉग ऑफ वी स्क्वायर, और जब आप 2 को नीचे लेके आएंगे तो ये बनेगा 2 लॉग ऑफ वी, जिसको आप सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं लॉग ऑफ वी, यानी 2 एक कॉन्स्टेंट टर्म है तो इसको आप हटा सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये आपका क्या बना, लॉग ऑफ वी। लॉग ऑफ वी किसकी जगह पे आप लिख सकते हैं, ई की, लॉग ऑफ ई की जगह। ये जो लॉग ऑफ ई है ये लॉग ऑफ ई, इसकी जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, लॉग ऑफ वी, क्योंकि ये देखें ये लॉग ऑफ ई है। तो इसका मतलब है लॉग ऑफ ई बराबर हुआ है
लॉग ऑफ वी के, तो इसलिए आपने इस लॉग ऑफ ई की जगह लॉग ऑफ वी लिख देना है। तो ये भी बन जाएगा ई लॉग ऑफ वी, ये भी बनेगा ई लॉग ऑफ वी, तो विच इज इक्वल टू, आप टू ई लॉग ऑफ वी भी कहते थे, लेकिन टू एक कांस्टेंट टर्म है तो उसको आप हटा दे, तो आप एक टर्म में कह सकते हैं कि आप इसकी जो टोटल टाइम कम्प्लेक्सिटी है वो बिग ओ ई लॉग ऑफ वी है। ठीक है, कुछ इसकी रियल लाइफ की एप्लीकेशन देख लेते हैं। हमने पहले भी जब प्रिम्स एल्गोरिथम का लेक्चर था उसमें ये बताया था कि आप शॉर्टेस्ट पॉसिबल रूट से जो है वो अगर आपने कनेक्टिविटी करनी हो तो इस तरह की बहुत सारी एप्लीकेशन है। जैसे मैंने आपको बताया था कि आपने कंप्यूटर की नेटवर्किंग करनी हो, आपने एक नेटवर्किंग लैब बनानी हो, ठीक है, राउटिंग एल्गोरिथम भी इसी नेटवर्किंग में आते हैं, या आपने कोई टूर करना हो, एक जगह से दूसरी जगह पे जाना हो, या आपने टीवी का नेटवर्क जो है वो बनाना हो, या आपने केबलिंग को जो है वो लैंडिंग करनी हो, केबल्स कनेक्ट करनी हो, टेलीफोन की केबल या कोई भी केबल, तो आप चाहते हैं कि आपके कम से कम रिसोर्सेज जो है वो यूज़ हो, कम से कम केबल्स हो, कम से कम रिसोर्सेज यूज़ हो, तो डेफिनेटली उसके लिए आपको शॉर्टेस्ट पाथ देखना पड़ता है कि कौन से शॉर्टेस्ट पाथ से जो है ना ये कनेक्टिविटी हो सकती है।